इकोनॉमिक एनालिसिस ऑफ पाकिस्तान के नेक्स्ट एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। नाज़रीन, 11 जून को पाकिस्तान का 2021 और 22 के लिए बजट अनाउंस हुआ। इस बजट के बारे में बहुत सारी जमगोइयाँ हो रही थी। लोग जो पहले ही महंगाई से और बहुत सारे माशी मसाइल से परेशान थे, उनका ये ख्याल था कि शायद ये बजट थोड़ा सा रिलैक्सिंग हो उनके लिए। आने वाले टाइम पीरियड के अंदर ये भी देखा जा रहा था कि हम चूँकि कोरोना टाइम पीरियड से गुजरे हैं और हमारी इंडस्ट्री काम नहीं कर रही थी, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे इशारे थे जिनके बारे में हुकूमत अच्छी खबरें दे रही थी, जैसे करंट अकाउंट डेफिसिट है, फॉरेन रेमिटेंसेस हैं, बाकी चीज़ें। लेकिन वो इकोनॉमिक इंडिकेटर जिसका ताल्लुक एक आम आदमी की ज़िंदगी से, उनके बारे में कोई बहुत अच्छी खबर नहीं थी। गवर्नमेंट ने बजट अनाउंस करने से पहले हम सबको ये यकीन दिलाया कि ये बजट सबके चेहरे पे मुस्कुराहट लेकर आएगा, यानी कि ये बजट सबके लिए एक अच्छी न्यूज़ है। हम भी इसी उम्मीद के तहत बजट का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन मैंने जैसे पिछले प्रोग्राम में आपसे ये कहा कि हमारे इकोनॉमिकल इंडिकेटर्स, रियल इकोनॉमिकल इंडिकेटर्स हमें ग्रोथ उतनी नहीं बताते जितनी गवर्नमेंट ने हमें बताई है। बहरहाल 11 जून को गवर्नमेंट ने बजट अनाउंस किया। नो डाउट बहुत फैंसी बजट था, इतना फैंसी था कि शायद उसकी हकीकत होने में या उसको सच मानने में थोड़ी सी घबराहट हो या हिचकिचाहट का सामना करना पड़े। पिछली ग्रोथ का अभी हम कैलकुलेशन के बारे में सोच ही रहे थे कि 3.9 ग्रोथ कैसे हो गई। गवर्नमेंट ने अगले साल के लिए ग्रोथ 5.8 फोरकास्ट कर दी। बजाय गवर्नमेंट ने बहुत सारी टैक्स एग्जाम्पशंस दी, कोई नए टैक्सेस नहीं लगाए, बहुत कम टैक्सेस लगाए, सब अच्छा दिखाया। ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री को, फार्मास्यूटिकल, रिटेलर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पेंट इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री, हर इंडस्ट्री को टैक्स एग्जाम्पशन दी गई। आम आदमी के लिए ये भी कहा गया कि 2 लाख तक जो है वो कमी होगी। जो छोटी गाड़ियाँ, यानी जो 800 सीसी गाड़ियाँ हैं, उनसे छोटी गाड़ियाँ जो हैं, उसके ऊपर भी टैक्स ख़त्म कर दिया गया। बहुत सारे इम्पोर्टेड इनपुट्स के ऊपर भी टैक्स ख़त्म कर दिया गया। कुछ लग्जूरियस आइटम्स के ऊपर कस्टम ड्यूटी को बरकरार रखा गया। देखने में ये खुशाइन है, क्योंकि इंडस्ट्री को जब इतनी सारी मराहत दी जाए और इतनी सारी सब्सिडीज़ दी जाए और टैक्स एग्जाम्पशन दी जाए, तो उम्मीद करते हैं कि इंडस्ट्री अच्छा काम करेगी। और इंडस्ट्रियल ग्रोथ की वजह से हम इकोनॉमिक्स के अंदर कहते हैं कि इकोनॉमी के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है और एम्प्लॉयमेंट से पर कैपिटा इनकम बढ़ती है। उसके बाद गवर्नमेंट ने किसानों के लिए एग्रीकल्चर की तरफ ये किया कि वो किसान जो 2 लाख रुपए तक कर्जा लेंगे, उन पे कोई शरह सूद नहीं होगी। अच्छी खबर है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एग्रीकल्चरल इनपुट्स की प्राइसेस पहले से ही इतनी हाई हैं कि 2 लाख के अंदर आप बेसिक इनपुट्स नहीं खरीद सकते। तो एक छोटे किसान को 2 लाख के कर्जे से कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। नाज़रीन, गवर्नमेंट ने जो बजट अनाउंस किया वो 8.48 खरब का बजट है, और जो रेवेन्यू जनरेशन ने फोरकास्ट की है वो अगले साल 5.18 खरब रखी गई है। यानी पहले ही तकरीबन 3 खरब से ज़्यादा का डेफिसिट मौजूद है। ये भी नहीं भूलें कि पिछले साल हमारा जो टारगेट था वो भी एक बहुत फैंसियर और इमेजिनेटिव टारगेट रखा गया था 7 ट्रिलियन का, यानी 7 खरब टैक्स इकट्ठा किया जाएगा। उसको बार बार रिवाइज किया गया और आखिर पे आके 5,400 अरब के ऊपर, उस खरब के ऊपर जो है वो फाइनलाइज किया गया कि इतना रेवेन्यू कलेक्ट किया जाएगा। याद रखिए, पिछले साल हम वो टारगेट भी पूरा नहीं कर सके और हमने सिर्फ 4200 अरब इकट्ठा किया, जिसमें से अगर आप एक्सपोर्ट रिफंड्स और बाकी रिफंड्स एडजस्ट करते हैं तो 3,800 बचता है। यानी कि 100 खरब का तकरीबन 100 अरब के करीब जो है डेफिसिट वो भी मौजूद है। गवर्नमेंट ने ये तो बताया कि जो आने वाला साल है उसके अंदर उनका जो फोरकास्टेड डेफिसिट है वो 3,990 अरब है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि जो पिछले साल का अनअचीवेबल डेफिसिट है, जो 100 अरब है, उसको वो कहाँ एडजस्ट करेंगे।
اب یہ جو خرچے حکومت نے بتائے ہیں، ان سارے خرچوں کے لیے ریونیوز کہاں سے آئیں گے، اس سوال کا جواب اس بجٹ کی پریزنٹیشن میں کہیں بھی نہیں دیا گیا۔ جو فگرز ہمیں بتائی گئی اس کے مطابق دوبارہ ہم اپنے ریونیوز جو ہیں وہ اندرونی اور بیرونی قرضوں سے ہی پورے کریں گے، یعنی کہ گورنمنٹ یہ چاہ رہی ہے کہ وہ مزید اور قرضہ لے گی باہر سے بھی، اور اندرونی قرضے سے یہ مراد ہے کہ آپ بینکنگ سیکٹر سے، نان بینکنگ سیکٹر سے، ایون جو سیونگ اسکیمز ہیں وہاں ان سے بھی قرضہ لیا جائے گا۔ آپ جب گروتھ پریڈکٹ کرتے ہیں اگلے سال کے لیے کہ وہ 4.8 سے زیادہ ہوگی، اور جب آپ پچھلے سال گروتھ اناؤنس کرتے ہیں کہ وہ 4% ہوئی ہے، یعنی آپ صرف 0.8% اور گروتھ اٹین کریں گے، اور آپ وہ وداؤٹ ریونیوز کریں گے، وداؤٹ پرپینڈیکولر آف دا گروتھ کریں گے، تو یہ خواب نظر آتا ہے۔ یعنی اگر میں ایک فکرے میں آپ کو بتاؤں تو یہ بجٹ جو ہے انکیچبل، دس از اے اسٹوری آف انکیچبل ڈریمز۔ یہ ایکسپینڈیچر وداؤٹ ریونیوز ہیں، یعنی خرچے تو بتائے ہیں لیکن آمدن کا ذریعہ نہیں بتایا۔ ناظرین، ہمارے اکنامیکل کرائسس میں سے جہاں بہت سارے پروگرامز میں جیسے میں نے بات کی، بہت بڑا مسئلہ سرکولر ڈیٹس کا بھی ہے۔ وہ سرکولر ڈیٹس ہمیں انرجی کے اندر، گیس کے اندر، بجلی کے اندر بہت زیادہ سرکولر ڈیٹس موجود ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی الیکٹریسٹی مزید ایکسپینسو ہوتی جا رہی ہے۔ یاد رکھیں IMF نے بھی آپ کو ریکمینڈ کیا تھا کہ آپ آنے والے بجٹ میں بجلی کی پرائسز بڑھائیں گے، اس کے اوپر مزید ٹیکس لگائیں گے۔ IMF نے آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ آپ انٹرسٹ ریٹ جو ہیں وہ ہائی کریں گے۔ IMF نے آپ کو یہ بھی ریکمینڈ کیا تھا کہ آپ اپنے سرکولر ڈیٹس ختم کرنے کے لیے ریونیو کو بڑھانے کا کوئی نہ کوئی سدباب کریں گے۔ آپ نے ایسا کوئی کام نہیں کیا۔ ایک طرف تو یہ کہ یہ بجٹ جو ہے اس کے لیے ریونیو سورسز صرف اور صرف قرضہ جات کے اوپر مشتمل ہیں، بلکہ یہ حقیقت بھی ہے کہ یہ بجٹ آپ نے IMF کی منظوری کے بغیر پیش کیا ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے مبصرین ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ IMF کی پرمیشن ہمارے لیے اتنی امپورٹنٹ کیوں ہے؟ تو یاد رکھیے، ہم پچھلی کئی دہائیوں سے جو ہے وہ IMF کے اوپر ڈپینڈنٹ ہیں اور ہم قرضے کے اوپر چلتے ہیں۔ پاکستان پچھلے 30 سال سے ایسی معیشت بن چکی ہے جس کی ترقی کا ٹوٹل دار و مدار جو ہے وہ قرضوں کے اوپر ہے، اور اس کے GDP کا ایک بہت بڑا حصہ یعنی کہ 90 سے 98% حصہ ڈیٹ سروسنگ میں چلا جاتا ہے۔ تو پھر ایسے ملک کی اندرونی آمدنی جو ہے وہ اتنی نہیں ہوتی کہ وہ اپنے اداروں کو، ان کے سرکولر ڈیٹس کو، امپلائمنٹ جنریٹ کرنے کے لیے، اپنی انڈسٹری کو گرو کرنے کے لیے ایکسپینڈیچرز کر سکیں۔ کچھ فگرز آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہیں اور پھر ان کو دیکھیں گے کہ ان میں کتنی صداقت ہے، اور ان فگرز کے ساتھ اگلے آنے والے سال میں ہمارا حال کیا ہوگا۔ جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ حکومت نے 8.48 کھرب کا بجٹ پیش کیا اور 5.8 کھرب کا ریونیو ٹارگیٹ رکھا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو 100 ارب کا اس سے پچھلے سال کا خسارہ تھا وہ بھی اگر اس میں شامل کر دیا جائے تو ہمارا ڈیفیسٹ 40% اور بڑھ جاتا ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ کو 40% اور زیادہ قرضہ لینا پڑے گا۔ گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ جو اس نے ٹارگیٹ رکھا ہے ڈیفیسٹ کا وہ 3,990 ارب ہے، جس میں سے 3,420 ارب صوبے پرووائڈ کریں گے۔ ایک تو یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اس دفعہ صوبوں کا بجٹ پہلے کی نسبت بہت زیادہ کم دیا گیا ہے۔ اب اس بجٹ میں سے بھی حکومت اپنا ڈیفیسٹ یعنی خسارہ پورا کرنے کے لیے 3,420 ارب صوبوں سے لے گی۔ صوبوں کو جتنا بجٹ دیا گیا اس میں حکومت نے یہ شرط رکھی ہے کہ 375 ارب ہر صوبہ اپنا ڈپازٹ رکھے گا جو وہ اسٹیٹ کو قرضے کے طور پہ دے گا جب بھی اس کو ضرورت پڑی۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صوبے ڈیولپمنٹ بجٹ کے اوپر کس طرح سے اسپینڈ کریں گے۔ دوسرا گورنمنٹ کا پلان یہ ہے کہ وہ 2,417 ارب کے ڈومیسٹک لونز یعنی اندرونی قرضے لیں گے، جن میں سے جو بینکنگ اور نان بینکنگ سیکٹر سے 1,922 ارب کے قرضے لیے جائیں گے۔ اسی طرح باہر سے جو فورن لونز لیتے ہیں
جن میں IMF سے قرضہ شامل ہے، جس میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے قرضہ شامل ہے، جس میں ہمارے دوست ممالک ہم کو قرضہ دیتے ہیں، جس میں یورپین یونین یا یورپ کے کچھ ممالک ہمیں قرضہ دیتے ہیں. وہ قرضے کا ہدف جو ہے وہ 1246 ارب رکھا گیا، جس میں سے 370 ارب جو ہیں وہ انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے لیے جائیں گے، جس میں IMF بھی شامل ہے. ٹریجڈی یہ ہے کہ ہم پہلے ہی قرضوں کی ادائیگی کی وجہ سے کوئی ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر نہیں کر سکتے. ہم اکانومسٹ جب بھی کوئی بجٹ آتا ہے تو اس کو 3 Ds میں ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. پہلا ڈی ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر، دوسرا ڈی ڈیٹ سروسنگ اور تیسرا ڈی ڈیفنس بجٹ. پاکستان کا سفید ہاتھی جو ڈیٹ سروسنگ کے بعد اس کا سارا بجٹ کھا جاتا ہے وہ ڈیفنس ہے. ڈیفنس کے بارے میں آپ کو یہ بتاتی جاؤں کہ بہت عرصے سے ڈیفنس بجٹ کے علاوہ جو رکھا جاتا ہے، بہت ساری مد ایسی ہیں جن کو سویلین بجٹ میں شامل کیا جاتا ہے، جن میں ایک مد جو ہے وہ فوجی پینشنز کی بھی ہے. اب جو فوجی پینشنز ہیں وہ تقریباً 480 ارب، فوجی اور ملٹری، سول اور ملٹری دونوں ملا کے 480 ارب کے قریب پینشنز کے لیے بجٹ رکھا گیا ہے، اور پینشنز کے اوپر 10% انکریز بھی کی گئی ہے. ڈیفنس کے اوپر جو بجٹ رکھا گیا وہ 1370 ارب کا ہے. یہ 1370 ارب وہ ہے جو ڈائریکٹ ڈیفنس کی صورت میں آتا ہے. لیکن اگر آپ بجٹ سٹیٹمنٹ پڑھیں تو اس میں ایک مد سیکیورٹی ایکسپنسز کی آتی ہے. اس میں پولیس یا باقی ادارے شامل نہیں ہیں. یہ وہ سیکیورٹی ایکسپنسز ہیں جو صوبے اپنی مدد کے لیے جب کبھی رینجرز کو بلاتے ہیں یا کوئی نیشنل ڈیزاسٹر ہو جاتا ہے تو ہم فوج کی مدد لیتے ہیں. فوج اپنے اصل بجٹ کے علاوہ اس مد میں سے ہم سے ایکسٹرا پیسے بھی لیتی ہے. اس مد میں 680 ارب رکھے گئے ہیں. اگر اس طرح میں مختلف مد دیکھوں جو کسی نہ کسی طرح ملٹری ریجیم کے اندر ہی جاتا ہے یا ملٹری یا فوج کو ہی جاتا ہے، تو فوج کا ٹوٹل بجٹ جو ہے وہ 1800 ارب بن جاتا ہے. یعنی 1370 آپ کو بتایا گیا جو کہ بہت زیادہ ہے، پچھلی دفعہ کی نسبت 40% زیادہ بجٹ ہے. پلس اس کے اندر جو مختلف انڈیکیٹرز یا مختلف جو مد ہے ان کے اندر ڈال کے تقریباً یہ 1800 ارب کا بجٹ بن جاتا ہے. Isn't it a high time کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم ڈیفنس کے نام پہ اتنا خرچ کیوں کر رہے ہیں، جبکہ اندر ہم بالکل ڈیفالٹ ہو چکے ہیں معاشی طور پہ. کیا یہ ہائی ٹائم نہیں ہے کہ ہمیں ڈیفنس بجٹ کو کٹ ڈاؤن کر کے ڈیولپمنٹ بجٹ کے اوپر لگانا چاہیے؟ ٹوٹل جو ڈیولپمنٹ بجٹ گورنمنٹ نے رکھا ہے جو وہ تقریباً 480 ارب کے برابر ہے. نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر 7523 ارب ہے. اگر آپ دونوں کا پروپورشن دیکھیں تو ڈیولپمنٹ بجٹ نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کا 10% بھی نہیں بنتا. ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر میں آپ کی تعلیم، آپ کی صحت، انفراسٹرکچر، انڈسٹریل گروتھ، یہ ساری چیزیں آتی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جو غیر ضروری خرچے ہیں وہ 7523 ارب کی ہیں. ایک ایسی سوسائٹی، ایک ایسی اکانومی جو آلریڈی ڈیفالٹ کی کنارے پہ ہے، بالکل ایج کے اوپر ہے، اس کا گزارا بیرونی اور اندرونی قرضوں سے ہو رہا ہے، ایسی سوسائٹی کا نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر اتنا زیادہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر زیادہ ہونا چاہیے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو تقریباً جو آپ کی ٹوٹل ایلوکیشن آف لیبر فورس کے لیے جو رکھی گئی، ان میں آپ تنخواہوں میں اضافہ شامل کر لیں یا اور سبسڈیز شامل کر لیں تو تقریباً آپ کے GDP کا 2.54% بنتا ہے. بات یہ کرنے کی ہے کہ جب آپ کا گزارا اندرونی اور بیرونی قرضوں کے اوپر ہو رہا ہو تو اس وقت آپ اپنے معاشی مسائل کو حل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ آپ اپنے ڈیفیسٹ یعنی خسارے کو گروتھ کے ساتھ فل کریں، نہ کہ اور مزید قرضے لے کے. دو طرح کی فائنینسنگ ہوتی ہے، ایک کو ہم ڈیٹ فائنینسنگ کہتے ہیں، ایک کو ہم نان ڈیٹ فائنینسنگ کہتے ہیں. ہمارے یہاں ہمیشہ ڈیٹ انفلوز اور ڈیٹ فائنینسنگ زیادہ رہی ہے. نان ڈیٹ فائنینسنگ کا یہ مطلب ہے کہ جب آپ کے مختلف شعبے ترقی کر رہے ہوتے ہیں اور وہ حکومت کو ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں، اس ترقی کی وجہ سے جو پیسہ آتا ہے، جو آمدنی آتی ہے، اس سے جب آپ خرچے کرتے ہیں تو یہ نان ڈیٹ انفلوز ہیں.
नॉन डेट इनफ्लोज ना सिर्फ आपकी रियल ग्रोथ के अंदर शामिल होते हैं, बल्कि ये आपके इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स का आंसर भी होते हैं। लेकिन डेट जो है उसके ऊपर हमेशा आपको पहले से ज़्यादा पैसे देने हैं। मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में भी बताया था कि हम बैरूनी कर्जे जिस तरह लेते हैं और जिस बेवकूफ़ी के साथ उसकी किस्तें करवाते हैं, उसमें हमें बहुत नुकसान होता है। नाज़रीन, हुकूमत ने इस बजट के अंदर बहुत सारे शोबाजात को, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को सब्सिडीज़ देने का फ़ैसला किया, और बहुत सारे टैक्स जो हैं, जो पहले से जैसे विथ होल्डिंग टैक्सेस हैं, उनको ख़त्म किया। गवर्नमेंट ने तकरीबन हर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल को, पेपर बोर्ड को, स्टील, फार्मास्यूटिकल, पेंट, केमिकल्स, लेदर, इलेक्ट्रॉनिक्स, केबल, फाइबर ऑप्टिक्स, ऑटोमोबाइल, हर इंडस्ट्री को सब्सिडीज़ देने का फ़ैसला किया। जो टोटल सब्सिडीज़ का टारगेट रखा गया है वो 682 अरब है, जिसमें से 596 अरब सिर्फ पावर सेक्टर के लिए रखे गए। पावर सेक्टर के सर्कुलर डेट जो हैं वो हमेशा हमारे लिए बहुत बड़ा कंसर्न रहे, बल्कि IMF के लिए भी बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि जब भी हम कर्जा लेते हैं तो जो एक फाइनेंशियल मद हमेशा हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक रहती है वो सर्कुलर डेट्स की होती है। अब इसमें याद रखिए कि जो एनर्जी सेक्टर के सर्कुलर डेट्स हैं उसमें पावर के सर्कुलर डेट्स बिजली के सबसे ज़्यादा हैं। नाज़रीन, गवर्नमेंट ने जो सब्सिडीज़ का टोटल टारगेट रखा है वो 682 अरब है, जिसमें से 596 अरब जो है वो पावर सेक्टर के लिए रखा गया। पावर सेक्टर हमेशा से कंसर्न रहा, पावर सेक्टर के लिए IMF और हमारी हुकूमत भी कंसर्न रही है, क्योंकि सर्कुलर डेट्स में सबसे ज़्यादा मेजर पार्ट पावर सेक्टर का ही है। याद रखिए, इस 596 अरब में से 22 अरब जो है वो के इलेक्ट्रिक को जाएंगे, जो पिछले साल की निस्बत 16% ज़्यादा है। प्राइम मिनिस्टर ने वादा किया कि पावर टैरिफ जो हैं वो मज़ीद नहीं बढ़ाए जाएंगे, लेकिन ये भी याद रखिएगा कि IMF की रिकमेंडेशन थी कि आप अपने पावर टैरिफ्स इंक्रीज़ करें, यानी मज़ीद टैक्सेस लगाएं, बिजली की कीमत बढ़ाएं। अब गवर्नमेंट के सामने दो बड़े चैलेंजेस हैं। एक, IMF को इस चीज़ के ऊपर एग्री करना कि हमने जो एग्जाम्पशंस दी हैं, जो सब्सिडीज़ दी हैं, जो नए टैक्स नहीं लगाए हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। और अगर वो इसके ऊपर मान भी जाते हैं तो दूसरा बड़ा चैलेंज गवर्नमेंट के लिए ये होगा कि ये इंश्योर कराना, ये जो मज़ीद सब्सिडीज़ दे रहे हैं इससे ग्रोथ जनरेट हो, ये मज़ीद सर्कुलर डेट में इजाफे का बाइस ना बने। नाज़रीन, बात गौर करने की ये है कि गवर्नमेंट जो सब्सिडीज़ दे रही है, क्या वो ग्रोथ इंश्योर कर पाएगी? क्या उससे इंडस्ट्रियल ग्रोथ में इजाफा होगा? याद रखिए, हमारी सनत के जो मसाइल हैं वो सिर्फ लैक ऑफ सब्सिडीज़ नहीं है। हमारी सनत के मसाइल बिजली का महंगा होना, यूटिलिटीज़ का महंगा होना, इनपुट्स का महंगा होना, तेल की कीमतें बढ़ना, ये सारे मसाइल में मौजूद हैं। क्या हमने बाकी सारे मसाइल को एड्रेस कर लिया है? क्या उनको हल कर लिया है कि हम ये तवक्को रख रहे हैं कि सनत इतना अच्छा काम करेगी, ना सिर्फ उससे हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा, बल्कि इजाफी सर्कुलर डेट जिसका हमें डर है वो नहीं होंगे, और हम अपने सर्कुलर डेट्स को भी कम कर पाएंगे। लेकिन हमने इसके लिए सनत के काम करने के तरीके, यानी कि जो पैदावारी लागत आती है, जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, उसकी कमी के लिए कुछ नहीं किया। अगर आप कर्जे सस्ते देना शुरू कर देते हैं या आप सब्सिडीज़ देना शुरू कर देते हैं तो ये याद रखें कि उससे प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत कम नहीं होगी, अनटिल एंड अनलेस जो बेसिक प्रोडक्शन इंग्रेडिएंट्स हैं यानी इनपुट्स हैं उनकी कीमतें नीचे ना आए, बिजली की कीमत नीचे ना आए। जब तक ये काम नहीं होगा, गैस की कीमत नीचे ना आए, तब तक पैदावारी लागत ज़्यादा रहेगी, और चूँकि पैदावारी लागत ज़्यादा रहेगी तो चीज़ें महंगी होंगी, इससे इन्फ्लेशन में कोई कमी नहीं आएगी। दूसरी तरफ ये भी देखने वाली बात है कि जो भी ऐसे इक़दाम किए जाएं, इंडस्ट्री के लिए जब भी कोई हुकूमत काम करती है तो उसको ये देखना चाहिए कि वो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पैदा करे, यानी कारोबार करने की आसानी पैदा करे, कि जो ऑलरेडी कारोबार सेटल्ड है उनको मज़ीद आसानियाँ देने की बजाय एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर तवज्जो दी है। मैंने एक प्रोग्राम में आगे भी आपसे जिक्र किया था कि हमारे माशी मसाइल जो हैं बड़ी सनत का पहिया चलने से ज़रूर हल होंगे, लेकिन उसके साथ साथ हमें छोटे एंटरप्रेन्योर को फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है। अनफॉर्चुनेटली इस बजट के अंदर छोटे एंटरप्रेन्योर के लिए कोई फैसिलिटी नहीं रखी गई।
तो जैसा मैंने आपको बताया कि बजट तो बहुत खूबसूरत हिस्सों का हेर फेर देख के आपको कुछ कर दिया गया, लेकिन उसमें हकीकत कितनी है? मेरे नज़दीक ये बजट असली बजट नहीं है। मेरे नज़दीक अभी असली बजट आएगा। गवर्नमेंट ने ये भी कहा कि वो पेंशन्स में 20% इजाफा करेगी। गवर्नमेंट अगर सूबों से ये तवक्को कर रही है कि वो अपने खर्चे और कम करके उनका खसारा पूरा करने में उनको मदद दें और अपने दिए हुए बजट में से 375 अरब विफाक को कर्जा दे हर सूबा, तो गवर्नमेंट ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकती है कि वो अपने सरकारी मुलाजमीन को पेंशन्स दे जाएंगे? उसका खर्चा कहाँ से आएगा? याद रखिए, जब ये बजट असेंबली में पेश हो रहा था तो असेंबली के बाहर सरकारी मुलाजमीन एहतजाज कर रहे थे। जो उनको पहले इजाफा का वादा किया गया था वो भी नहीं दिया गया, बल्कि उनको पिछले 3 महीने की तनख्वाहें भी नहीं दी गई। यानी हुकूमत इस बजट से पहले जिस हालात के अंदर थी वो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें अदा करने के काबिल भी नहीं थी। तो कुछ दिन के अंदर ऐसा क्या मिरेकल हो गया कि आप ये सोच रहे हैं कि आप अगले साल उनको ना सिर्फ तनख्वाहों में इजाफा देंगे बल्कि पेंशनों में भी इजाफा देंगे? पेंशन से याद आया नाजरीन, जितनी टोटल पेंशन्स पाकिस्तान की होती हैं उसमें तकरीबन 70% पेंशन्स फौजी पेंशन्स का हिस्सा है। जब फौज को इतनी मद के अंदर इतना ज़्यादा बजट दिया जाता है तो क्या फौज को अपने मुलाजमीन को पेंशन डिफेंस बजट से नहीं देनी चाहिए? अगर हम इसको भी सिर्फ सिविल बजट से निकाल दें तो हो सकता है कि हम अपने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें अदा करने के काबिल हो जाएं। दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने यह कहा कि जो मिनिमम वेज रेट है वो 20,000 होगा। सिंध गवर्नमेंट ने अभी बजट अनाउंस किया, उसने 25,000 रखा। पंजाब गवर्नमेंट ने बजट अनाउंस किया, 25,000 रखा। जरा इसके ऊपर भी गौर कर लें। 10% इजाफा किया गया तनख्वाहों के अंदर। अगर रियल वेज कैलकुलेट की जाए तो हम उसमें महंगाई को एडजस्ट करते हैं, यानी इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते हैं। ऑन एवरेज जो तनख्वाहों के अंदर इजाफा है वो 4% है, लेकिन ऑन एवरेज जो महंगाई के अंदर इजाफा है वो 6% है। यानी रियल वेज असल उजरत जो मजदूर की वो बनती है वो -2% है। यानी इजाफा नहीं, कमी है, 2% की मजीद कमी। सो जब तक आप कीमतों के ऊपर काबू नहीं पाते, इन्फ्लेशन के ऊपर काबू नहीं पाते, आपका कोई इंडिकेटर आपको रियल ग्रोथ नहीं बताएगा। इसी तरह से ये वेजेस जो नॉमिनल वेजेस हैं इन्फ्लेशन के बगैर, इन्फ्लेशन एडजस्ट करके ये -2% हो जाती हैं। यानी तनख्वाहों में इजाफा नहीं हुआ, कमी हुई है। वो भी अगर हुकूमत अदा करने के काबिल हो जाती है तो फिर देखने की बात यह है कि क्या हुकूमत IMF को मना लेगी कि जो एग्जाम्शन और सब्सिडीज़ हमने दी हैं उसकी बहुत ज़रूरत थी। क्या वो IMF को मना लेगी कि जो रिकमेंडेशंस उन्होंने दी थी हम उन रिकमेंडेशंस पे अमल नहीं कर रहे, बल्कि हम इस फैंसियर बजट के थ्रू वेट कर रहे हैं कि किसी मैजिकल तरीके से हमारे पास रेवेन्यूज अर्न हो जाए? ऐसा नहीं होगा। गवर्नमेंट कैसे सोच रही है कि जब वो पिछली दफ़ा 5.5 खरब का टारगेट पूरा नहीं कर सकी, उसमें से सिर्फ 3800 अरब वो हासिल कर सकी है, तो वो कैसे सोच रही है कि 5.8 खरब वो रेवेन्यू अर्न कर लेगी? क्या आपने अपने टैक्सेशन को, अपने FBR को रिफॉर्म कर दिया? क्या आपने इनडायरेक्ट टैक्सेस की रेशो कम करके डायरेक्ट टैक्सेस की रेशो ज़्यादा कर दी गई है? याद रखें, 17% सेल्स टैक्स लगा दिया गया है डेयरी प्रोडक्ट्स के ऊपर, जिससे ना सिर्फ आपका दूध महंगा होगा बल्कि बाकी सारी डेयरी की प्रोडक्ट्स भी एक्सपेंसिव हो जाएंगी। नाजरीन, जो फिगर्स आपको पेश की गई बजट में वो अच्छी ज़रूर थी, लेकिन कुछ फिगर्स ऐसी जिनको छुपाया भी गया। यानी बहुत सारे टैक्सेस ऐसे हैं, कंसील टैक्सेस जो लगाए गए। लेवी पेट्रोलियम के ऊपर जो लेवी टैक्स लगाया गया, उसकी वजह से जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएंगी। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि मेरे अंदाजे के मुताबिक ये बजट रियल बजट नहीं है, बल्कि अभी 3-4 महीनों में, या हो सकता है ग्रेजुअली हर महीने थोड़ा थोड़ा करके असल बजट आपके सामने आ जाए। उस असल बजट की पहली केस तभी 2 दिन पहले आई जब पेट्रोल को 2.13 रुपये महंगा कर दिया गया। पेट्रोल महंगा होने से हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है। ये बजट बनाते हुए शायद हुकूमत एक चीज़ को भूल गई। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन है और वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है।
हम कभी भी अपनी डोमेस्टिक प्राइसेस को इंटरनेशनल प्राइसेस के अफेक्ट से नहीं बचा सकते, क्योंकि हमारी इंपोर्ट्स यूजुअली ज़्यादा होती हैं और एक्सपोर्ट्स कम होती हैं। जब इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ऑयल की प्राइस बढ़ेगी तो आपके यहाँ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइस बढ़ेगी, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स चूँकि हर चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग उस पर डिपेंडेंट है, तो हर चीज़ की प्राइस बढ़ेगी। याद रखिए, जब ये इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ेंगी, ये एक इतना बड़ा जीनी है जिसको कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर ये जिन बोतल से बाहर आ गया तो इसको वापस डालना बहुत मुश्किल होगा। अगर हुकूमत ने कुछ महीनों के अंदर इंटरनेशनल प्राइस हाइक को कंसिडर ना किया और अपनी इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स जो रिक्वायर्ड हैं, जो टैक्सेशन के अंदर रिक्वायर्ड हैं, जो एग्रीकल्चर के अंदर रिक्वायर्ड हैं, जो सनत के अंदर रिक्वायर्ड हैं, वो ना की, तो हम पहले से भी ज़्यादा अबतर हालत में चले जाएंगे। दूसरा, गवर्नमेंट का एक और ख्वाब जो इतने बड़े रेवेन्यू का है, वो इसलिए भी पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि गवर्नमेंट ये सोच रही है कि अब हमारी दरामदात कम हो जाएंगी, इम्पोर्ट्स कम हो जाएंगी, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत बम्पर क्रॉप हुई वीट की, लेकिन वीट की बम्पर क्रॉप स्मगल कर दी गई और आपके यहाँ वीट की शॉर्टेज हो गई और आपने वीट इम्पोर्ट की। सो आप कैसे कह सकते हैं कि अगले साल में आने वाले में पहले से ज़्यादा गंदम, पहले से ज़्यादा कॉटन, पहले से ज़्यादा चावल, पहले से ज़्यादा चीनी पैदा होगी? ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि आपने अपने पूरे बजट में सिर्फ 12 अरब रखे हैं ज़राअत के लिए, और कोई नई सब्सिडी ज़राअत को नहीं दी गई। आपकी एग्रीकल्चर के मेजर प्रॉब्लम्स क्या हैं? पानी की कमी है, इनपुट की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं, ज़मीन की तकसीम ठीक नहीं है, आपकी ज़मीन को जिप्सम की ज़रूरत है। 12 अरब में से गवर्नमेंट क्या क्या करेगी, जबकि उसने इनपुट की प्राइसेस के ऊपर कोई सब्सिडी नहीं दी है। जब आपने ऐसा कोई काम नहीं किया, कोई रिफॉर्म नहीं की, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन अगले साल बहुत बम्पर होगी? ये एक इम्पॉसिबल सी बात है। सो इन शॉर्ट, अगर मैं इसको कंक्लूड करूं और इसमें इंटरनेशनल प्राइसेस का फैक्टर इंक्लूड करूं, तो हम ऑलमोस्ट डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं। अगर हमने आने वाले वक्त के अंदर सही माशी इक़दाम नहीं किए, हर शोबे के अंदर रिफॉर्म्स नहीं की, तो हो सकता है कि हमें डिक्लेयर करना पड़े कि हम डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं। नाज़रीन, अगली दफ़ा जब हाजिर होंगी तो आपके साथ कुछ इंटरनेशनल सिनेरियो और नेशनल सिनेरियो के मिक्सअप की बात करूंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।